हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड तक आपने न्यूटन सर की थियरी पढ़ी है। अभी न्यूटन सर की थियरी आपको अच्छे से समझ में कब आती है? जब आपको न्यूटन सर के लॉ ऑफ न्यूटन के 3 लॉ आपको अच्छे से पता हो, तब आप थियरी को अच्छे से समझ भी सकते हो और जान सकते हो। वैसे ही सेम हमारी इकोनॉमिक्स में भी डिमांड की थियरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आपको अच्छे से डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से जानना होगा, जिसके थ्रू आप डिमांड सप्लाई सारी थियरी को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड की थियरी से, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया है? तो भाई लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो एक प्रिंसिपल है जो क्या एक्सप्लेन करता है, विच एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। वो हमारे दो कंसेप्ट दैट इज प्राइस और डिमांड के बीच किस तरीके से रिलेशनशिप है वो प्रेजेंट करता है, जहां पे ऑल अदर डिटर्मिनेंट एज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। जहां पे हमारे बाकी सारे फैक्टर्स, ऑल अदर डिटर्मिनेंट, बाकी सारे फैक्टर्स जब कांस्टेंट हो, तब प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच कैसी रिलेशनशिप है, अगर वो हमें देखना है तो वो हम किसके थ्रू देख सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू। ठीक है, देन आगे आफ्टर हमें क्या मिला है? इन दिस लॉ द प्राइस कॉज द वेरिएबल एंड डिमांड इज इफेक्ट वेरिएबल। नाउ दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों यहाँ पे लिख मत देना कि लॉ ऑफ डिमांड किसने प्रेजेंट किया था, तो न्यूटन सर ने। मैडम ने तो शुरुआत वहां से की थी। नहीं नहीं, हमारे लॉ ऑफ डिमांड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हमारे एल्फ्रेड मार्शल सर ने, इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल। And it expressed as an inverse relationship between price and demand, stating that when other factor influencing demand remain unchanged, मतलब डिमांड को जितने भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स जब अनचेंज, सो अदर फैक्टर्स माने कौन कौन से फैक्टर? तो भाई प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जब कांस्टेंट हो, एट दैट टाइम इफ प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, गुड्स की प्राइस कम हो रही है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बताया पॉइंट कि प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स ना, प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो हमने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स, उसके अलावा जो कंज्यूमर की इनकम होती है, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस है, और अदर प्राइसेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस है। ये 5 फैक्टर्स जब हमारे कांस्टेंट हो, एट दैट टाइम प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, पर्टिकुलर गुड्स के दाम कम हो रहे हैं, तो उस गुड्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और ये बढ़ती है तो उसको बोला जाता है एक्सपांड। क्या बोला जाएगा इसको? एक्सपांड। और जब पर्टिकुलर गुड्स की जो दाम जो होते हैं वो बढ़ते हैं, तो उस गुड्स की डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है कम, और इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो हो है, जो मैंने आपको बताया, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। अगेन लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या है तो वो देख लेते हैं। व्हेन अदर फैक्टर इन्फ्लुइंग डिमांड रिमेन अनचेंज, डिमांड को इफेक्ट करने वाले बाकी सारे फैक्टर्स जब अनचेंज हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा हो, एट दैट टाइम इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, जब गुड्स के दाम कम हो रहे हैं, इट्स डिमांड एक्सपांड, उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। एंड इफ प्राइस ऑफ अ गुड्स राइज, अगर गुड्स के दाम बढ़ रहे हैं, इट्स डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया, विच इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? दोस्तों, जब भी लॉ ऑफ डिमांड की थियरी अप्लाई होती है तो उसके लिए हमें सर्टेन अजम्पशन को फॉलो करना होता है। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए, कौन से अजम्पशन? तो भाई देखिए, हमने स्टेटमेंट में पहले से ही बोल दिया, व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब हमारे बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स? तो देखिए हमारे थियरी में क्या बताया है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच कैसी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स, मतलब नेगेटिव। एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। ब्रदर सिस्टर वाली रिलेशनशिप, एक यहाँ गया, एक राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड ही जाएगा, है ना। नाउ as expressed by the law of demand which is based upon certain assumption, जिसमें फर्स्ट हमें क्या बताया है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, लोगों का
टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो अनचेंज, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज होना चाहिए नहीं। मेरे को डेयरी मिल्क की पसंद है तो डेयरी मिल्क ही मिलनी चाहिए, फिर आप 5 स्टार लाके दे दो, किटकैट लाके दे दो, ऐसा होना चाहिए नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए मेरा, सेम। ठीक है। दूसरी बात, कंज्यूमर इनकम रिमेन अनचेंज, लोगों के पास जितनी इनकम आने वाली है वो इनकम भी सेम होनी चाहिए। माने आपकी पापा की सैलरी पहले 5,000 थी तो अभी भी 5,000 ही होनी चाहिए, 7,000 थी तो 7,000 ही होनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए। देन थर्ड, दैट इज द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसी भी तरीके की प्राइस में चेंज होना चाहिए नहीं। देन द कंज्यूमर डू नॉट टेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, कोई भी फ्यूचर प्राइसेस का आपको एंटिसिपेशन करना नहीं है कि देख भाई कल से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कल से पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, ऐसा कोई भी, कल से टोमेटो के दाम बढ़ रहे हैं, टोमेटो के दाम कम हो रहे हैं, ऐसा कोई भी आपको प्रिडिक्शन करना नहीं है। कब नहीं करना है, जब आप लॉ ऑफ डिमांड की थियरी को पढ़ रहे हो तब। ठीक है। देन आफ्टर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज में भी किसी तरीके का कोई चेंज होना चाहिए नहीं, पॉपुलेशन की साइज भी कैसी होनी चाहिए, सेम। ठीक है। तो ये 5 अजम्पशन थे, हमारे 5 अजम्पशन फॉलो होंगे तभी हमारी लॉ ऑफ डिमांड की थियरी अप्लाई हो सकती है। चलिए उसके साथ अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड का कि भाई लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल किस तरीके से होता है। तो देखिए, वी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल, डायग्राम एंड उसकी जो रीजनिंग हमें दिए है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल क्यों होता है, तो वो हमें यहाँ पे देखने हैं। देन द डायग्राम फॉर अ लॉ ऑफ डिमांड, जिसके लिए हमें फर्स्ट देखना होगा डिमांड शेड्यूल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिमांड शेड्यूल में क्या दिया है, तो द शेड्यूल शोइंग द विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ वेरियस डिफरेंट क्वांटिटीज एट अ वेरियर प्राइस विच इज कॉल्ड एज अ डिफरेंट डिमांड शेड्यूल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हमने इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया है जहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दी है, प्राइस ऑफ अ मिल्क दिया हुआ है और पर्टिकुलर प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी गुड्स की डिमांड करने के लिए रेडी है वो हमें यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। और ये टेबल फॉर्मेशन में हमें जो इमेजिनरी एग्जाम्पल हमने लिया है विच इज कॉल्ड एज अ डिमांड शेड्यूल। ठीक है। अभी आपको पता चला कि डिमांड शेड्यूल किसको बोला जाता है। ये जो टेबल फॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें दी है विच इज कॉल्ड एज अ डिमांड शेड्यूल। चलिए डिमांड शेड्यूल पहले देखते हैं। जब प्राइस 50 रुपीज था तब डिमांड फॉर मिल्क कितना था, 1 लीटर का। जैसे ही प्राइस 50 से लेके 40 हुआ, डिमांड हमारा मिल्क का कितना हुआ, 1 लीटर से लेके तुरंत से बढ़ के प्राइस कम हुई। प्राइस क्या हुआ, प्राइस जैसे ही कम हुई, प्राइस कम हुआ तुरंत से हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे गुड्स और सर्विस के दाम कम होते जाएंगे, गुड्स और सर्विस के दाम कम होते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी दाम क्या, वैसे वैसे उनकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी हमें जो डिमांड शेड्यूल दिया है उस डिमांड शेड्यूल के हिसाब से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो जहां पे मैंने 2 एक्सिस ले लिया है, फर्स्ट लिया है एक्स एक्सिस और दूसरा ड्रॉ कर लिया है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जहां पे है वहां पे हम लोग ले लेंगे डिमांड ऑफ मिल्क, हालांकि ये हमें किसमें दिया हुआ है, लीटर्स में। देन वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम लोग प्राइस ऑफ मिल्क को, ये हमें दिया है रुपीस में। ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं हमारा डायग्राम, जहां पे डिमांड है हमारी 1 लीटर की, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर एज वेल एज 5 लीटर। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा इमेजिनरी एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा ले सकते हो, लेकिन उस डेटा में ये हमें लॉ ऑफ डिमांड का जो लॉ है वो अप्लाई करना ही चाहिए। प्राइस बढ़ती है तब डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ती है। ठीक है। नाउ अभी मैं वाई एक्सिस पे लिख लेती हूँ प्राइस 10, 20, 30, 40 एज वेल एज 50। ठीक है दोस्तों, जब प्राइस 50 रुपीज है तब गुड्स की डिमांड कितनी है, मतलब मिल्क की डिमांड कितनी है, 1 लीटर की। तो ये हमें मिल गया हमारा ए पॉइंट, जहां पे प्राइस 50 है तब मिल्क की डिमांड कितनी है, 50 1 लीटर की।
जैसे ही प्राइस कम हुई, मिल्क की डिमांड, प्राइस 40 हुई, मिल्क की डिमांड बढ़ के कितना हुआ, 2 लीटर का। देन आफ्टर जैसे ही प्राइस और कम हुई, माने 30 हुई, तब अगेन मिल्क की प्राइस जैसे ही 20 हुई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के कितना हुआ हमारा, 4 लीटर का। एंड लास्ट जब और ज्यादा कम होके 10 रुपीज का हुआ, तो मिल्क की डिमांड हुई हमारी 5 लीटर की। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं ना दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर लूंगी तो मुझे जो ये स्ट्रेट लाइन मिली है विच इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। ठीक है, इस कर्व को क्या बोला जाता है, डिमांड कर्व। नाउ मैं एक चीज आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दूं, जब भी दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये डेटा को हमें 2 पार्ट में लेना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल सपोज इनिशियल प्राइस मतलब शुरुआती दाम 30 थे, तब मिल्क की डिमांड कितनी थी, तो भाई जब दाम 30 थे तब हमारे मिल्क की डिमांड जो थी वो 3 यूनिट की थी। दाम 30 थे तब मिल्क की डिमांड कितनी थी, 3 लीटर की। ठीक है, जैसे ही दाम 30 से लेके 50 हुए, दाम बढ़ के कितना हुआ, 50 हुआ, तो मिल्क की जो हमारी डिमांड है वो कम होके कितना हुआ, 1 लीटर का। ठीक है, जैसे ही दाम हमारे बढ़ गए, सामने मिल्क की डिमांड कैसे हुई, कम हो गई। नाउ देन आफ्टर अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे ही मिल्क के दाम जो है वो 50 से लेके 10 हो गए, मिल्क के दाम कम हुए, तो आप देख सकते हो कि जो मिल्क की डिमांड है वो बढ़ के कितना हुआ है, 5 लीटर्स का हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए क्या बताया, पहले आपको इनिशियल प्राइस कितना लेना है, 30, देन आफ्टर दाम बढ़ते हैं तो क्या हुआ, और दाम कम होते हैं तो क्या हुआ, उस तरीके से आपको पेपर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आपका इजीली जो मैंने समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, तो देन अबो डायग्राम दिस शोज द प्राइस ऑफ अ मिल्क ऑन वाई एक्सिस। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है कि मिल्क के जो दाम है वो हमें वाई एक्सिस पे दिख रहे हैं और डिमांड फॉर अ मिल्क वो कहां पे दिख रही है, हमें एक्स एक्सिस। नाउ by plotting the demand given the schedule at the various prices, we obtain the points A, B, C, D, E। जैसे कि हमें पॉइंट्स मिले हैं A, B, C, D एंड E। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को जब हम प्लॉट मतलब ये सारे पॉइंट्स को जब हम मेजर करेंगे तो हमें डिमांड कर्व के पॉइंट्स मिलेंगे A, B, C, D और E। Then after by joining these points we get the demand curve। ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करके हमें क्या मिलेगा, हमारा डिमांड कर्व मिलेगा, जिसको हमने किसके नाम से लिखा हुआ है, DD which is called as a demand curve। Now the slope of a demand curve, आप देख सकते हो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट which indicate the relationship between price and demand which is inverse। ये जो हमारा डिमांड कर्व का स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है, माने डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप देख सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, माने ये हमें क्या प्रेजेंट करता है कि प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप, माने नेगेटिव रिलेशनशिप है, माने प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। ठीक है, नाउ एट द पॉइंट ए प्राइस ऑफ अ मिल्क 50 एंड डिमांड इज 1 लीटर। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट की, तो जहां पे प्राइस ऑफ अ मिल्क कितना था, 50, और उस टाइम पे मिल्क की डिमांड कितनी थी, 1 लीटर की। जैसे ही प्राइस फॉल होके 40 हुआ तो मिल्क की डिमांड एक्सपांड होके कितना हुआ, 2 लीटर का। आगे जैसे जैसे प्राइस कम होता गया, अगर ई पॉइंट की बात करें, प्राइस फॉल होके 10 हो गया तो मिल्क की डिमांड बढ़ के हमारी कितनी हो गई, 5 लीटर्स। ठीक है, यहां पे हमारा पूरा लॉ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। नाउ अभी इस लॉ ऑफ डिमांड के साथ 2 मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़े हुए हैं विच इज कॉल्ड एज एनालिसिस। व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, तो भाई इसके 2 रीजन है। कितने रीजन है, 2 रीजन। चलिए डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा इनकम इफेक्ट के बारे में। तो देखिए इनकम इफेक्ट में क्या बताया है,
सो व्हेन द मॉनेटरी इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जब कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट हो बट प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, और अगर गुड्स की प्राइस फॉल हो रही हो, देन हीज और हर रियल इनकम विल बी राइज। सिंपली समझाओ तो अगर सपोज कंज्यूमर की इनकम देखने जाए तो मॉनेटरी इनकम तो कंज्यूमर के पास जो कंज्यूमर की इनकम है वो कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम सेम है, मतलब पहले भी आपके पास 500 रुपए थे, अभी भी आपके पास करंट लेवल पे 500 रुपए ही है। लेकिन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, पहले जो चॉकलेट 100 रुपीज में मिलती थी तो आप 5 परचेज कर पा रहे थे, अभी वही 100 रुपीज वाली चॉकलेट कितनी मिलती है, 50 रुपीज में, 50 रुपए कम हो गए, तो आप गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी को प्रेफर कर पाओगे, या तो फिर जो आपके पास सेविंग है उससे, मतलब कि जो बचे हुए पैसे है उससे आप दूसरे गुड्स को भी प्रेफर कर सकते हो। सो द रियल इनकम, ये जो आपके पास 50 रुपए बच गए हैं, माने 50 रुपीज पर चॉकलेट आपके पास बचे हैं, विच इज कॉल्ड योर इज अ रियल इनकम। नाउ द रियल इनकम इज अ परचेसिंग पावर ऑफ अ मॉनेटरी इनकम। नाउ व्हेन द रियल इनकम राइज, जैसे ही रियल इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ द गुड्स एंड देयरफॉर इट्स डिमांड में राइज। जैसे ही कंज्यूमर के पास पैसे बचते हैं, माने रियल इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर क्या करता है, ज्यादा गुड्स को परचेज करना स्टार्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट ऑफ मनी एट डिपोजल ऑफ द कंज्यूमर इज 50 एंड the price of a milk is 50 per liter, then consumer can buy 1 liter. But if the price of a milk fall to 10, अगर मिल्क के दाम 10 रुपए हो रहे हैं तो कंज्यूमर ज्यादा मिल्क की डिमांड करता है, माने वो 1 लीटर से कितना डिमांड करेगा, 5 लीटर्स का डिमांड करेगा। और यहाँ पे 5 लीटर का डिमांड क्यों करता है, तो उसके पास 50 रुपए एक्स्ट्रा उसके पास बचते हैं पैसे, माने उसकी रियल इनकम बढ़ती है, इसकी वजह से उसकी गुड्स और सर्विस की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों अगर दूसरी बात करें तो भाई इंफीरियर गुड्स होते हैं, यहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप देखने जाए तो भाई ये प्राइस बढ़ती है तब डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, माने नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वहां पे ज्यादातर हमें ये इनकम की पॉजिटिव इफेक्ट माने रियल इनकम की हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देती है, लेकिन इंफीरियर गुड्स में इसकी हमें नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देती है। माने इंफीरियर गुड्स माने जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, लो प्राइसेस गुड्स होते हैं, वहां पे जैसे जैसे दाम और भी कम होते जाते हैं उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, और ज्यादा कम होती है। नाउ दैट इज व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल, जब भी इंफीरियर गुड्स की प्राइस फॉल होती है, रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइज होती है, लेकिन स्टिल वो लोग उसी गुड्स की डिमांड को क्या करते हैं, फॉल करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दूसरा जो हमारा मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड को एक दूसरा इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें हमें क्या बताया है, सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कंसर्न गुड्स फॉल, जब पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस फॉल होती है, इट बिकेम रिलेटिवली चीपर देन द सब्स्टिट्यूशंस. So hence a consumer will be reduce the consumption of a substitute goods and expand the demand of concerned goods. एक सिंपली एग्जांपल दूं तो पेप्सी और कोक, पेप्सी के दाम 10 रुपए से लेके 5 रुपए हो जाएंगे तो तुरंत से कोक की डिमांड चेंज हो जाएगी, कोक की डिमांड भी क्या होगी, कम। पेप्सी के दाम कम हुए, कोक के दाम में चेंज हुआ नहीं है, बट ये दोनों सेम काइंड ऑफ अ गुड्स है, माने सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो एक के दाम कम होंगे तो तुरंत से कंसर्न गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ this is a substitution effect, like for example the between the two varieties of a pant, namely the pant of a regular cotton or tani cotton pants and denim pants. कॉटन पैंट की डिमांड देखे और डेनिम पैंट्स की डिमांड देखे, अगर रेगुलर पैंट की प्राइस फॉल हो जाएगी तो नॉर्मल लोग होंगे वो क्या प्रेफर करेंगे, रेगुलर पैंट्स को प्रेफर करेंगे, डेनिम पैंट की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो यहाँ पे प्राइस और डिमांड दोनों के बीच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाई देगा, कंसर्न गुड्स ओरिएंटेड। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन सेशन को देखने के लिए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए साहस मार्क्स ऐप। कहाँ से मिलेगा ये साहस मार्क्स स्टडी ऐप, तो भाई उसके लिए आपको वेबसाइट पे लिखना होगा www.sahasinstitute.com और वहां पे जाके आप साहस मैथ स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इवन दो हमारे ऑफलाइन सेशन बड़ौदा में 3 जगह पे अवेलेबल है, वाघोडिया रोड, कारेलीबाग और सयाजीगंज,
वहां पे भी आके आप पर्सनली विजिट कर सकते हो और अपने एजुकेशन का बेहतरीन यूज करके, बेहतरीन वीडियो सेशंस देख के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।